Hello, dear students. This is the last part of chapter 2. Okay, and heading was running, I think, setting up a new administration. And what we have done, two paragraphs was done, right? Right. And look at this figure. Have you looked this figure or not? Hmm? This figure. This figure. What is? This is the पार्लियामेंट. ओके, यहाँ पे हो क्या रहा है देखेंगे. थोड़ा सा नीचे क्या दिया है. वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आपने पढ़ा था ना. व्हेन वॉरेन हेस्टिंग्स वेंट बैक टू इंग्लैंड. व्हेन वॉरेन हेस्टिंग्स वेंट बैक टू इंग्लैंड, जब वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे इंडिया से इंग्लैंड की ओर जाते हैं, इंग्लैंड अपनी कंट्री में जाते हैं 1785 में. तो होता क्या है कि एडमंड बर्ग जो होते हैं, एक एडमंड बर्ग वहीं के एक मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, एक्यूज हिम, इनके ऊपर आरोप लगाते हैं. क्या आरोप लगाते हैं? कहते हैं कि ऑफ बीइंग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल. उन्होंने बोला कि ये जो है बंगाल में, भाई बंगाल के आपने देखा ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना. लेकिन देखिए, आपने देखा यहाँ पे कितना अच्छे से उन्होंने सब कुछ परफॉर्म किया, ठीक है ना. इसके बावजूद भी कुछ कमियां उन्होंने निकाला की थी, और उनके ऊपर आरोप लगा कि आपने बंगाल में सही से शासन नहीं किया है. मिस गवर्नमेंट का आरोप लगा, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो थी ना. यहाँ से जो गवर्नर बन के जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबल थे ना. ठीक है, तो इस वजह से उनके ऊपर आरोप लगता है. दिस लेड एन इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसीडिंग. अभी एक वर्ड हमने पढ़ा था ना, इम्पीचमेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है. इम्पीचमेंट क्या होता है, मैंने क्या बताया था. इम्पीचमेंट मीन्स महाभियोग वाली प्रक्रिया है ना, जिससे हम किसी भी पर्सन को उसके पद से हटा सकते थे. जैसे आज की डेट में हमें प्रेसिडेंट को हटाना पड़ता था ना, तो इम्पीचमेंट एक लाना पड़ता है ना. प्रोसीडिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट लास्टेड 7 ईयर, उनके ऊपर एक आरोप लगा था. क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसको उसके पद पर रहते हुए, है ना, इम्पीचमेंट से उसको हटाया गया था, यानी उसको सांसद में, पार्लियामेंट में उसको उसके पद से हटा दिया गया था. ठीक है, तो इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आता है, जिनके ऊपर मिस गवर्नमेंट का आरोप लगता है कि आपने सही से शासन नहीं किया है, और आपको उनके पद से हटाया जाता है. आप देख लीजिए किस तरह की पार्लियामेंट है यहाँ पे. देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग कैसे बैठे हैं. ठीक है. फिगर 15 में ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स पेंटेड बाय आरजी प्लॉर्ड 1789. हाँ, यहाँ से हमें रीड करना था, राइट. देखते हैं. A major problem was that Brahmin Pandits gave a different interpretation of local laws based on different school of धर्मशास्त्र. अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही थी उस समय पे. आपने देखा था कि कुछ काजी बनाए जा रहे थे, है ना. आपने देखा था कि काजी, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखें ना, काजी एक जज थे, मुफ्ती थे, जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट काजी वुड एडमिनिस्टर. यानी हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी ना, इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट था. 1772 में क्या था, एक नया सिस्टम आया था जस्टिस के लिए. क्या जस्टिस के लिए आया था कि 2 कोर्ट बन गए थे डिस्ट्रिक्ट में. 2 कोर्ट्स थे, ठीक है. क्रिमिनल कोर्ट था एक और कौन सा था, एक सिविल कोर्ट था. क्रिमिनल कोर्ट को हम क्या बोलते थे, फौजदारी अदालत, और उसको दीवानी अदालत बोलते थे. ठीक है. इसके बाद बहुत सारे जो रूल्स थे उनको इंटरप्रेट किया गया, मतलब उनको अनुवादित किया गया, उनको दूसरी भाषा में अनुवादित किया गया. देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी. अ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट ब्राह्मण पंडित्स गिव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑन धर्मशास्त्र. पंडितों ने कहा कि जो हिंदू पंडित थे उन्होंने कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम उनमें क्या आ रही थी कि लोकल लॉज बेस्ड जो कानून थे, बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए. यानी स्कूलों में जो आप नए नए रूल्स लगा रहे हो, यानी जो आप नया लॉ बना रहे हो, जो जजमेंट आ रहा है, उसमें धर्मशास्त्र का रोल होना चाहिए. तो अंग्रेज थोड़ा सा परेशान हुए, है ना, क्योंकि वो कोर्ट बना रहे थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि कोर्ट का डिसीजन किसी न किसी तरह से डिस्टरबेंस हो, बाद में क्लियरेंस ना हो कि हाँ कैसा डिसीजन आया है. सो टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, यानी अंग्रेज चाहते थे कि एक ही तरह की बात निकल कर सामने आए, यानी हमारे यहाँ हमारी जो हम लोग सोच रहे हैं उनकी जो बात है लगभग लगभग मैच करे. तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये किया कि यूनिफॉर्म 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल. यानी उन्होंने 11 पंडित्स को बुलाया कि भाई आप लोग आइए,
और कंपाइल द डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। उन्होंने कहा कि जो हिंदू लॉ है ना, इनको आप कंपाइल करके हमें दे दीजिए कि कितने हिंदू लॉ हैं आपके। आप ऐसा नहीं कि हम कोई डिसीजन हम दे देते हैं, कोई जजमेंट आ जाता है तो उसके बाद आप एक नया लॉ बताते हैं कि नहीं ये हमारे लॉ के खिलाफ है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है, ऐसा डिसीजन नहीं दिए जाते हैं, ऐसा जजमेंट नहीं दिए जा सकते हैं। तो उन्होंने 11 पंडित को बुलाया और बोला कि आप इसको डाइजेस्ट करके मतलब एक में बना दीजिए, है ना, और उसको बाद में एक में बनाने के बाद हम समझ लेंगे कि हाँ आखिर करना क्या है। और उसमें हुआ क्या, एनबी हेलेट। एनबी हेलेट देखिए इस पे आप देख रहे हैं, एनबी हेलेट का नाम आता है कि एनबी हेलेट ने क्या किया, ट्रांसलेट किया। तो ये भी पूछा जाता है कि ट्रांसलेट किसने किया था, तो एनबी हेलेट ने ट्रांसलेट किया था दिस द डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। उसी हिंदू लॉज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिया था, क्योंकि यूरोपियन समझ नहीं सकते है ना। बाय द और इसी इसी क्रम में, ये तो हिंदुओं के बारे में हो गया। बाय द 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ, है ना, एंड द कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वॉज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। यानी मुस्लिम लॉ को भी क्या किया गया, कंपाइल किया गया, राइट। तो इस तरह से दोनों का अंडर द, अब देखिए आगे देखिए इंपॉर्टेंट बात सामने निकल के आ रही है। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, याद रखिएगा 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला ही रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ये होता है कि पहले जो भी थोड़े थोड़े कानून बने थे, जो भी थोड़े थोड़े लॉ बने थे, उनको रेगुलेट करना, ठीक है ना, उनको चलाना, एक तरफ से उनको इम्प्लीमेंट करना है, धरातल पर लाना, ठीक है ना। जो भी हमने छोटे छोटे कानून बनाए थे उनको मिला के एक रेगुलेट करना, एक नए सिस्टम में लाना, ठीक है। और इसी के तहत उसको सिस्टम में लाने के लिए पहला प्रयास क्या किया गया था, न्यू सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट सबसे पहली बार भारत में आ रहा है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा यहीं से आ रही है। तो न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील। यानी एक नया सुप्रीम कोर्ट किसके थ्रू आ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तब आया। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 का, क्योंकि यही ईयर था और उसी समय रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसलिए उसको नाम दे दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सिंपल सा है। न्यू सुप्रीम कोर्ट लॉन्च होता है हमारे यहाँ, वॉज स्टैब्लिश, उसकी स्थापना होती है। और उसके बाद एक सदर, है ना, इसमें देख रहे हैं ना, वाइल ए कोर्ट ऑफ अपील। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में आप तभी आप अपनी अपील लेके पहुंच सकते थे जब एक सदर निजामत अदालत बनी थी, ठीक है ना, सदर निजामत अदालत भी बनी थी। वॉज आल्सो सेट अप एट कलकत्ता। यानी कलकत्ता में दो चीज़ें बन रही हैं, एक सदर निजामत बन रही है और एक क्या बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट बन रहा है, ठीक है। और एक सुप्रीम कोर्ट, एक सदर निजामत। यानी सदर निजामत में अगर कोई फैसला का निर्णय नहीं होता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इस पे देखते हैं, द प्रिंसिपल फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज कलेक्टर। अच्छा, प्रिंसिपल फिगर, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर क्या था उस समय जो उन्होंने कानून में बनाया, कलेक्टर आया। सबसे पहली बार कलेक्टर का नाम यहाँ पर सामने निकल के आ रहा है, ठीक है। कलेक्टर, कलेक्टर समझते हैं ना, कलेक्टर नहीं जानते हैं, कलेक्टर, कलेक्टर सभी लोग जानते होंगे, है ना, कलेक्टर बोलते हैं ना, जैसे लड़ाई झगड़े में आप लोग बोलते हैं अरे तुम कहीं कलेक्टर नहीं हो, है ना। कलेक्टर इतनी बड़ी पोस्ट होती है, नहीं सबसे बड़ा कलेक्टर क्या था, जैसे आज डीएम की पोस्ट है। एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू। उसका मेन काम क्या था यहाँ पे, कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करना था, ठीक है, रेवेन्यू को कलेक्ट करना था, रेवेन्यू कलेक्ट करना था, एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ, ये सब काम था। हालांकि आज ये सब रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम अलग है ना। आज केवल और केवल कलेक्टर का काम क्या बचा है, मेंटेनिंग लॉ बचा है, ठीक है। लेकिन पहले क्या गया था, कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस। इनकी हेल्प से वो काम कर सकता है, पुलिस ऑफिसर की हेल्प ले सकता है, दरोगा की हेल्प ले सकता है। हिज ऑफिस कलेक्ट्रेट, उसके ऑफिस को किस नाम से जाना गया, कलेक्ट्रेट नाम से जाना गया, ठीक है। उसके ऑफिस को किस नाम से जाना गया, कलेक्ट्रेट। आज भी यही है, आज भी कलेक्ट्रेट बना होता है, आपको सभी को पता है। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आप लोग ढूंढिए कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट्रेट कहाँ पे, ठीक है, तो पता चलेगा आपको। और सभी लोग अपने पेरेंट्स से पूछिए कि हमारे यहाँ कलेक्टर कौन है पापा, कलेक्ट्रेट कहाँ बना हुआ है, ठीक है, पूछिए। बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ द पावर, और एक नया पावर आपको देखने के लिए मिल रहा है, पैटर्न दैट स्टेडली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर ऑफ द अथॉरिटी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द कंपनी आर्मी। लास्ट हेडिंग है ये, इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये भी। क्या होता है द कंपनी आर्मी, क्या होता था, कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो कॉलोनियल रूल, देखिए मैं कॉलोनियल बोल रहा हूँ ना,
तो कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? अंग्रेजों का शासन, ठीक है ना? भारत में अंग्रेजों का शासन जब आया तो ब्रॉट सम न्यू आइडियाज, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के नए नए आइडियाज आते हैं, रिफॉर्म, बहुत सारे सुधार किया उन्होंने, बट इट्स पावर रेस्टेड, लेकिन उनकी पावर कहाँ पे रुक जाती है जाके? रेस्टेड ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ। जब वो बात करती हैं सेनाओं के संगठन की कि हाँ किस किस तरह की सेनाएं इकट्ठा कर सकते हैं, तो यहाँ पर अभी उनको समय लग रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर वो चीज़ें अभी कम समझ पा रहे हैं। कैसे कम समझ पा रहे हैं, आगे देखते हैं कहाँ से सीखते हैं फिर। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड। अब वो देखिए कॉपी करने जा रहे हैं मुगल आर्मी की। मुगल आर्मी की सेनाओं की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे मुगल आर्मी थी। मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ ए कैवलरी। देखिए कैवलरी का मतलब होता है सवार। कैवलरी मतलब सवार, यानी ट्रेन्ड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, यानी घुड़सवार जिसे बोलते हैं। यानी मुगलों की सेना में घुड़सवारों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। एंड द इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल वाली सेना, ठीक है। कैवलरी का मतलब घुड़सवार, घोड़े वाली सेना। इन्फेंट्री का मतलब दैट इज पैदल फुट, लिखा भी है ना, पैदल सोल्जर्स, यानी जो पैदल नहीं चलते हैं सैनिक। आपने देखा होगा इस समय बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा रामायण है, महाभारत है, इस समय काफ़ी चल रहा है। उसमें आपने बहुत सारे कैवलरी देखे होंगे, है ना, इन्फेंट्री सोल्जर्स को देखे होंगे किस तरह से है, उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही पहले थे। देर दे वर गिवन ट्रेनिंग इन द आर्करी। उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, किसकी? आर्करी की। आर्करी क्या होता है? आर्करी होता है तीरंदाजी, यानी धनुष बाण, है ना। एंड द यूज ऑफ स्वॉर्ड, तलवार चलाना। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट did not feel need to have a large प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कैवलरी डोमिनेटेड आर्मी, यानी कि अगर मुगल सेनाओं की बात की जाए तो उस समय कैवलरी यानी जो घुड़सवार सैनिक होते थे उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता था। यानी जो घोड़े में बैठे होते थे ना, जो ड्राइव करते थे हॉर्स को, है ना, उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा था। उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा था, लेकिन उनको कभी ये नहीं लगा कि जो हमारे पैदल सैनिक हैं इनको भी हमें ट्रेन अच्छे से करना चाहिए। कैसे ट्रेन करना चाहिए? प्रोफेशनली। उनको तो बस वही भाले वाले दे के उनको पैदल, आप देखते थे ना, पैदल चलते रहते थे वो। उनको प्रोफेशनली ट्रेन नहीं किया गया। किसके शासनकाल में? मुगल शासनकाल में, ठीक है। द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स। और जो रूरल एरियाज थे, मतलब गांव वाले जो क्षेत्र थे, हैड अ लार्ज नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर था उनमें आर्म्ड पीजेंट्स का, यानी कि ऐसे किसान जो सुसज्जित थे, युद्ध कर सकते थे सेनाओं से। द लोकल जमींदार, लोकल जो जमींदार होते थे, ऑफन सप्लाइड, अक्सर क्या किया करते थे? इन्हीं की सप्लाई कर देते थे मुगल विद पैदल सोल्जर। जैसे मुगलों के कोई राजा हैं, बाबर है, अकबर है ना, औरंगजेब है। ऐसी सेनाओं को जब कभी सेनाओं की जरूरत पड़ती थी तो किसानों को ही उठा लेते कि भाई तुम बहुत मजबूत दिख रहे हो, तगड़े दिख रहे हो, चलो ठीक है, आप ये भाले वाले लेके थोड़ा चलाना सीख लो और चलो आपको ऐसे राजा की सेना में जाना है, ठीक है। ऐसे उनकी भर्ती रिक्रूट हो जाती थी, ठीक है। इतना कोई उनको ट्रेन नहीं किया जाता था। लेकिन ये चेंज देखिए अभी आगे होगा। अ चेंज अकर्ड इन 18th सेंचुरी। एक 18th सेंचुरी के आसपास क्या चेंज आता है? वेन द मुगल सक्सेसर स्टेट लाइक अवध। अब जब मुगलों का जब पतन होता है, यानी औरंगजेब के बाद की अगर बात करें, तो उस समय अवध और जो बनारस हैं, यहाँ के जो नवाब थे, यहाँ के जो राजा थे, है ना, औरंगजेब के बाद आपको पता ही होगा मुगल सत्ता कितनी लो लेवल पे पहुंच जाती है। अपने अपने छोटे छोटे राज्य जो है, ये अपने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं, खुद राजा बनने की कोशिश करते हैं, है ना। तभी तो अंग्रेजों भी फायदा उठा लेते हैं इनका। एंड स्टार्टर रिक्रूट प्रेजेंट्स। इन्होंने क्या किया अवध और बनारस के टाइम पे? इन्होंने रिक्रूट प्रेजेंट्स, इन्होंने किसानों को अपनी सेनाओं में क्या किया? भर्ती करना शुरू किया। एंड ट्रेनिंग देम, और उनको ट्रेनिंग देने लगे एज अ प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब ध्यान दीजिए, किसानों को भी प्रोफेशनल सोल्जर्स बना रहे हैं, यानी कि ऐसे सैनिक नहीं कि बस गांव से उठा लिया चलो ठीक है आपको सेना में जाना है। प्रोफेशनल सोल्जर्स, यानी उनको अच्छे से चलाना सब कुछ आना चाहिए, है ना। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड, और यही मेथड सेम ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया। तो आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, तो आपको बताना है कि आफ्टर द मुगल एम्पायर या मुगल सक्सेसर जो रहे अवध या बनारस, जो स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई थी सेनाओं को भर्ती करने का, यानी कि अपने जो किसान थे उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स में अडॉप्ट कर रहे थे, तो इन्होंने भी, कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही मेथड अपना लिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? व्हेन इट बिगैन रिक्रूट फॉर इट्स ओन आर्मी, है ना, जब उन्होंने आर्मी की भर्ती शुरू किया, विच केम टू बी नॉन एज सिपाही। तो उनको कहा, जब ये उनकी सैनिक में जाने लगे ना, ब्रिटिश कंपनी में, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में जब ये सैन्य में भर्ती हुए, तो उनको हम लोग क्या बोल रहे थे? उनको हम लोग सिपाही बोले थे। क्या बोले थे? सिपाही, ठीक है। सिपाही मीन्स क्या होता है? आगे दिया हुआ है, सिपाही आर्मी फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही, यानी हिंदी में से हम सीधे सीधे भारतीय भाषा में क्या बोलते हैं? सिपाही बोलते हैं ना, कि भाई सिपाही है। तो ब्रिटिश की सेनाओं में जो लोग भर्ती हो रहे हैं उनको हम सिपाही बोल रहे हैं। सिपाही मीन्स, सिपाही मीन्स सोल्जर, सैनिक ही होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, अब वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820। अब युद्ध की जो तकनीक है, युद्ध लड़ने की जो तकनीक है वो भी बदल गई 1820 के आसपास। क्यों बदल गई भाई? आगे देखते हैं, द कैवली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन। यानी जो घुड़सवार थे, जो मुगल एम्पायर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, यानी कैवलरी जो आर्मी थी उस सबसे इंपॉर्टेंट थी मुगल आर्मी में, लेकिन ब्रिटिश आर्मी में अब जो कैवलरी रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल से क्या हो जाती है, उसको ना के बराबर देखा जाता है, यानी डिक्लाइन कर दिया गया, यानी उसको मना कर दिया गया कि ठीक है, हमें हमें ऐसी सेनाओं की आवश्यकता नहीं है। यानी फिर हमें किसकी आवश्यकता है? इन्फेंट्री की, यानी पैदल वाली सेनाओं की तो हमें आवश्यकता है, लेकिन अब हमें कैवलरी की आवश्यकता नहीं। तो ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिला कि मुगल एम्पायर में, मुगल शासकों में कैवलरी जो सेनाएं थी उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, जो घुड़सवार थे उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। लेकिन आप ब्रिटिश में देख रहे हैं कि किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है? इन्फेंट्री की बढ़ रही है। ठीक है, इन्फेंट्री के बढ़ने के पीछे एक रीजन भी था, आगे देखिए दिया है। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन द बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वेयर द सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैच लॉक्स। ठीक है, मस्केट्स एंड मैच लॉक्स, यानी दिस इज बिकॉज क्या हो रहा था कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी इंग्लैंड का जो युद्ध है, ब्रिटिश आर्मी का युद्ध हो रहा था बर्मा से, अफगानिस्तान से, इजिप्ट से। भाई ये लोग, इनसे आपस में युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो जब इनसे युद्ध करने लगे तो जो सोल्जर्स थे, जो उस समय के सोल्जर्स थे, द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी में जो सोल्जर्स थे, टू कीप पेस। अच्छा, ये लाइन आपको इसका मीन्स नहीं पता ना। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन द बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वेयर द सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैच लॉक्स। यानी जब उनके साथ में युद्ध करने के लिए गए बर्मा, अफगानिस्तान, यानी हम लोग युद्ध करने नहीं गए थे, ब्रिटिश कंपनी। तो ब्रिटिश कंपनी में हमारे भी बहुत सारे सैनिक थे। ठीक है, और उनको सेनाएं हमारे यहाँ से लोग चाहिए भी थे। तो जो बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट से जब युद्ध करने लगे तो जो सोल्जर्स थे वो आर्म विद मस्केट्स, है ना, मस्केट्स एंड मैचलॉक्स के साथ में थे। अच्छा, मस्केट्स क्या होता है देख लीजिए, ये एक प्रकार की गन होती है। ठीक है, ये देखिए इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है, हैवी गन्स यूज्ड इन इन्फेंट्री सोल्जर्स, यानी एक ऐसे गनों का इस्तेमाल। अब देखिए गन लेके अगर जाएंगे तो इसमें हॉर्स में जाएंगे तो कैसे गन चला पाएंगे? ठीक है ना, इसलिए इन्फेंट्री का इंपॉर्टेंस, यानी जो पैदल वाली सेना है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था। मैच लॉक क्या होता है? एंड अर्ली द टाइप ऑफ गन, एक ऐसी गन होती है इन विच द पाउडर वॉज इग्निनेटेड बाय द मैच। यानी इसमें ऐसा होता है कि एक ऐसा पाउडर होता है जिसकी आग की तरह निकलता है वो। ठीक है, जब उसको हम यूज करते हैं तो दो तरह की यहाँ पर देखेंगे कि आपने टेक्नोलॉजी देखी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो चुकी थी सेनाओं में, इसीलिए कैवलरी का इंपॉर्टेंस फिनिश हो गया। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विद द चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स। और रेजिमेंट्स की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको रेजिमेंट्स बताया था ना कि जो मुगल आर्मी थी, सॉरी जो ब्रिटिश आर्मी थी, यानी जो ब्रिटिश सेना थी हमारी, वो रेजिमेंट्स बनाती थी ना, अवध में जाके अपने रेजिमेंट्स बैठा देती थी। ठीक है ना, दूसरे राजाओं में अपने रेजिमेंट्स बैठा देती थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में भी पढ़ा आपने, और इसमें पढ़ा आपने क्या, सब्सिडरी लाइन्स में पढ़ा आपने कि वहाँ पर ये रेजिमेंट्स बनाना। तो रेजिमेंट्स बनाने के लिए उनको कैसी सेना चाहिए? इन्फेंट्री चाहिए। ठीक है ना, पैदल वाली सेना चाहिए, इन्फेंट्री सोल्जर्स चाहिए। तो अब देखेंगे इसमें, इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगैन डेवलप यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। और ब्रिटिश ने सारी सेनाओं को, जो अलग अलग कास्ट से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग जगह से जो कैसी सेनाएं थी, उनको सभी को, है ना, एक साथ मिलाकर और यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर इस्टेब्लिश कर दिया। यानी एक ही तरह का कल्चर अब अपनाएंगे सभी लोग, यानी सेना में रहना है तो एक तरह का कल्चर अपनाएंगे आप लोग, आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। सोल्जर्स वर सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। और उनको सभी को किस स्टाइल में? यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी गई। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड दियर लाइफ फॉर मोर, उनकी लाइफ से उनको बहुत दूर ले गया। ठीक है ना, उनका डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें हैं। भाई सेना में भर्ती होना है तो सारी चीज़ों को आपको भूलना पड़ता है। आपने देखा ना कि आर्मी में जब जो लोग भर्ती होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, अपने घर का, है ना, रीति रिवाज सब कुछ उनके सामने बस मेन कंट्री होता है। तो उसी समय ब्रिटिश ने भी उनके दिमाग में सब कुछ डालने की कोशिश की, बट ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया है ना, ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड। क्योंकि इसमें जो कास्ट और कम्युनिटी, हमारे उस समय पे कास्ट और कम्युनिटी सबसे अधिक थी। ठीक है ना, अब इसको इग्नोर हो रही थी, है ना, कम्युनिटी फीलिंग्स इग्नोर्ड इन अ बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स।
कुड इंडिविजुअल सो इजिली गिव अप दियर कास्ट। अब आप क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि कुड इंडिविजुअल सो इजिली गिव अप दियर कास्ट, तो क्या सभी लोग क्या इतना आसानी से अपनी कास्ट को भूल सकते थे, रिलीजियस फीलिंग्स को भूल सकते थे? नहीं भूल सकते थे, है ना। ये प्रॉब्लम अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी थी, क्योंकि भारतीय समाज उस समय कई धर्मों में, कई वर्गों में, कई कास्ट में बढ़ चुका था, ठीक है ना, और इन सब चीज़ों को बहुत मानते थे। अब इसमें होता क्या है, देखिए छोटी सी मैं एक बात आपको समझा दूं। इसमें हुआ ये था कि इन्होंने उनके धर्म के साथ खिलवाड़ भी किया था, ठीक है। बंदूक जो थी, मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 5 में, कि जो बंदूकें थी उनमें गाय जो होती है ना, काऊ, और जो सुअर, पिग है ना, इनकी चर्बी से, इनकी जो कोटिंग है ना, इनकी चर्बी से जो क्या किया जाता था, बंदूक का जो ओपन और क्लोज वाला पोर्शन था उसको, मतलब क्लोज, उसको बंद कर दिया, बंद था वो टोटल, पूरी तरह से, ठीक है ना। तो उसको इन्हीं से खुलवाया जाता था। अब देखिए गाय का जो सेंटीमेंट है वो हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, पिग का मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है कि वो लोग इसको नहीं ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब उनकी ही, मतलब आप देखेंगे कि लेदर से ही बना हुआ था, और उससे इन्हीं को ये कहते थे कि सेना में आप भर्ती हैं तो आपको ऐसी बंदूकें इस्तेमाल करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, उन्हीं से खुलवाते थे। तो ऐसे कुछ सेंटिमेंट्स हैं जिनको वो अपोज करते थे, ठीक है। और यही बाद में एक प्रॉब्लम बनी। चैप्टर 5 में इसको बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। और शायद मैंने आपको पहले बताया भी था 7th में, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा इसमें इनको प्रॉब्लम होती है। यूनिफॉर्म जो कल्चर लाना चाहते हैं ना, कि एक ही तरह की सेना हमारी हो जाए। तो व्हाट डिड सिपाहीज फील, सिपाही ने क्या फील किया, हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी, दैट इज देयर सेंस ऑफ हु दे वर, देयर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये देखिए 1857 का रिवॉल्ट इन्हीं सब कारणों, ये भी एक कारण उसमें फिक्स था। गिव अस द ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड, है ना, यू विल रीड अबाउट इन देयर चैप्टर 5 में आप इस चीज पढ़ेंगे। लास्ट में कंक्लूजन देख लेते हैं थोड़ा सा। Thus, the East India Company was transformed from a trading company to territorial colonial power। अब लास्ट में आप कुछ समझ गए होंगे कि किस तरह से इंडिया कंपनी हमारी कैसे ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, बदल चुकी थी, ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। यानी ट्रेडिंग कंपनी यानी व्यापारिक कंपनी से किस में बदल गई थी, टेरिटोरियल, यानी टेरिटोरियल मतलब क्षेत्र, कॉलोनियल पावर यानी कि हमारे राज्यों को जीतने वाली एक कंपनी बन गई थी, सबसे बड़ी सत्ता हासिल करने वाली पावर इनके पास आ चुकी थी, है ना, सत्ता हासिल कर लिया था इन्होंने। टेरिटोरियल हमारे हमारे यानी कि क्षेत्रों को जीतकर एक कॉलोनियल पावर, यानी हमारे हम बस गए थे ये, है ना, इतनी पावर आ गई थी इनकी। द अराइवल ऑफ द न्यू सिस्टम टेक्नोलॉजी, उसी समय एक नई न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, सॉरी स्टीम टेक्नोलॉजी आती है इन द अर्ली 18th सेंचुरी। स्टीम मतलब भाप, है ना, सेंचुरी आल्सो एडेड दिस प्रोसेस। अंग्रेजों की इसने सहायता की है, जो स्टीम टेक्नोलॉजी है इन्होंने क्या सहायता किया। टिल देन इट वुड टेक एनी वेयर बिटवीन 6 and 8 months, यानी पहले अंग्रेज जब जाते थे तो उनको 6 से 8 महीने लगते थे टू ट्रैवल इंडिया बाई सी, समुद्रों के रास्ते से भारत में। लेकिन स्टीम शिप्स के आने से क्या हुआ, रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम अफॉर ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। यानी इसके आने से समय काफ़ी कम हो गया, 3 हफ्ते में, यानी 6 से 8 महीने लग रहे थे पहले, लेकिन स्टीम इंजन आने से, स्टीम शिप्स आने से क्या हो गया, इंडिया में उनकी फैमिली सहित वो हर जगह कहीं पर पहुंच सकते थे। By 1857, company came to exercise direct rule over about 63% of the territory, है ना, टेरिटरी। यानी 1857 तक में, यानी 1857 की जो क्रांति होती है उसके पहले तक की बात कह रहा है कि कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ टेरिटरी, यानी कि भारत के लगभग 63% राज्य पर उसका पूरा कब्जा हो गया था। यानी 100% अगर इंडिया को मान लिया जाए तो उसमें 63% पर उनका पूरा कब्जा हो गया था। एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और अगर भारतीय महाद्वीप की बात की जाए, यानी भारत के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनकी भी आसपास बात की जाए, तो टोटल मिला के 78% इनके पास पूरा कब्जा हो गया था। यानी कि टोटल अगर इंडिया की बात करें हम तो 63%, और इंडिया के आसपास के जो भी कंट्रीज रहे छोटे, टोटल मिला के सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो 78% पर कब्जा हो गया था। अब बचे यहाँ पर लगभग 22%, तो मान के चलिए उन पर भी इनका कब्जा ही था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनके ऊपर कब्जा ही था। वही आगे दिया हुआ है इसमें, है ना, दिया है ना, कंबाइंड विद इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कुल मिला के हमने फाइनली समझ लिया कि द ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई थी, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में पूरी इंडिया लगभग लगभग कंट्रोल में आ चुकी थी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पैराग्राफ्स फिनिश होता है और चैप्टर भी फिनिश होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आप लोग जितने बार वीडियो को देख सकें आप देखिए, जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप फिर से रिपीट करके देखिए, ये तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है।
और देखिए यहाँ पे दिया है स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में स्लेव कैसे होता है, थोड़ा-सा आप इसको पढ़िएगा, है ना? मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? ट्रू, फॉल्स, ये सब कुछ अब आप अपने से कर सकते हैं। जिसने मेरे वीडियो जितने भी मैंने दिए हैं, अगर उसको ध्यान से सुना होगा, केवल सुन भी लिया होगा ध्यान से, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ये सब कुछ बहुत आराम से कर सकता है, बिना कहीं किसी नेट के हेल्प लिए हुए, बुक देखे हुए। एक बार वीडियो को सुनने देखने मात्र से ही वो सारे और क्वेश्चन भी बहुत सारे इसके कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसके ईजी हैं, ठीक है? अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। ओके, तो थैंक यू। एंड अगले चैप्टर मिलते हैं फिर हम लोग, है ना? उस पर बातचीत करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, इसी के आगे और इसी के बीच से बहुत सारी चीज़ें अभी हम निकलेंगी, और भी क्या क्या उस समय पे हुआ है, उस चीज़ को हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।